न्यूयॉर्क 1985। सड़कों पे खचाखच गाड़ियां भरी हुई थी, लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे। लेकिन तभी इन्हीं गाड़ियों की भीड़ से एक गाड़ी कॉफी शॉप के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसके हाथ में एक फाइल होती है और वो कॉफी शॉप में घुसते ही एक कॉर्नर की टेबल पर बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कैफे का दरवाजा फिर से खुलता है। इस बार एक लड़की अंदर घुसती है जो सीधा इस आदमी के सामने आकर बैठ जाती है। ये लड़की बिना कुछ बोले मुंह नीचे करके मेन्यू पढ़ने लगती है और ये आदमी उस फाइल को टेबल पर रखकर कैफे से गायब हो जाता है। आदमी के जाते ही वो लड़की भी उस फाइल को लेकर कैफे से बाहर निकलती है और एक आदमी को फोन मिलाकर कहती है खान को फंडिंग देने वाले आदमी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। लंदन 1985। मोहन और क्लार्क नाम के दो आदमी एक बिल्डिंग में किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद 40 साल की उम्र का एक लंबा सा आदमी इस बिल्डिंग में एंटर करता है। मोहन और क्लार्क दोनों से हाथ मिलाता है और मोहन इस आदमी से कहता है संधू और हरबख्श, अगर इन दोनों को पकड़ लिया जाए तो खान का खेल खत्म हो जाएगा। मोहन की बात खत्म होते ही यह आदमी इन दोनों को कुछ समझाता है और उसके बाद ये तीनों इस बिल्डिंग से ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी यहाँ पर आए ही नहीं थे। दूसरे आदमी जो मोहन और क्लार्क से मिलने आया था, ये वही आदमी था जिसे न्यूयॉर्क में उस लड़की ने फाइल मिलते ही कॉल किया था। और ये कोई खबरी या पुलिस वाला नहीं बल्कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर संजीव जिंदल हैं, जो रॉ के एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा हैं जिसका एम लंदन में बैठे आईएसआई के सबसे खास आदमी को उसकी सही जगह यानी नर्क में पहुंचाना है। पर यह ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पहली बार रॉ खुद चकमा खाने वाली है। सबसे पहले खान के बारे में जानते हैं। 1970s की बात है। पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मिली हार का भारत से बदला लेना चाहता था, लेकिन वो समझ रहा था सीधा वॉर करके भारत को कभी नहीं हराया जा सकता। इसलिए वो भारत में स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना के धमाके करवाना चाहता था और इस काम के लिए लंदन में रह रहे पाकिस्तान ओरिजिन के एक अमीर बिजनेसमैन यानी अब्दुल खान को चुना जाता है। खान लंदन को बेस बनाकर मिडिल ईस्ट, यूके और साउथ एशिया के बीच फाइनेंशियल रूट्स डेवलप करता है और बिजनेस की आड़ में कई शेल कंपनीज क्रिएट करता है, जिसकी मदद से आतंकवादी संगठनों को लगातार फंडिंग दी जाती है और आने वाले सालों में भारत में कई बम धमाके देखने को मिलते हैं। पर कुछ ही टाइम बाद खान रॉ के रडार में आ जाता है और उसकी जिंदगी के बुरे दिन शुरू होते हैं 1984 से, जब संजीव जिंदल जो कई सालों से यूरोप में ऑपरेशंस कर रहे थे, उन्हें अपने खबरी से पता चलता है कि पिछले कई महीनों से खान के बंगले पे आईएसआई चीफ, पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी और कई हाई लेवल ऑफिसर्स का आना जाना लगा हुआ है। वो ये भी बताता है खान ने भारत में स्लीपर सेल्स का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है और कुछ ही महीनों में वो एक साथ भारत के कई शहरों में बम धमाके करवाने वाला है। जिंदल समझ जाते हैं अगर खान को अभी नहीं रोका गया तो भारत में हजारों मासूम लोग मारे जाएंगे। वो तुरंत दिल्ली जाते हैं और मामले की अर्जेंसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट से खान को एलिमिनेट करने की मंजूरी लेकर आते हैं। मगर खान को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो आईएसआई का सबसे खास आदमी था। इसलिए आईएसआई दिन रात उसको हर खतरे से बचा कर रखती थी और दूसरा वो यूके का बड़ा बिजनेसमैन हो गया था, इसलिए लंदन पुलिस भी उसको प्रोटेक्शन देती थी। इसलिए खान को अपनी मौत का बिल्कुल भी भय नहीं था, पर इस बार उसकी जान का रिमोट कंट्रोल एक ऐसे ऑफिसर के हाथों में था जिसको मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। जनवरी 1985। खान के नेटवर्क में घुसने के लिए जिंदल अपने एक सबसे बेहतरीन एजेंट को सिलेक्ट करते हैं, जिसका कोड नेम था मोहन नारायणन। मोहन के अलावा क्लार्कली नाम के एक आदमी को भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि क्लार्क एक ब्रिटिश सिटीजन था और उसके यहाँ काफी कॉन्टेक्ट्स थे। दोनों खान के बंगले के आसपास रहने वाले लोगों पर अपनी नजर रखना शुरू करते हैं। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद मोहन और क्लार्क समझ जाते हैं खान तक पहुंचने का रास्ता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकलेगा। और इसी बीच उनकी नजर खान के माली तारिक सिद्दीकी पर पड़ती है, जिससे पैसों का लालच देकर मोहन और क्लार्क अपनी साइड कर लेते हैं। अब खान के घर आने जाने वाले लोगों की सारी खबरें रॉ को बहुत इजीली मिल जा रही थी, पर इससे रॉ को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मोहन सिद्दीकी को एक और बड़ा ऑफर देता है, अगर कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन तुम हमें लाकर देते हो तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्पेन में सेट करवा देंगे। सिद्दीकी को ऑफर अट्रैक्टिव लगता है और वो रिस्क लेकर खान के बंगले के लेटर बॉक्स में पड़े सारे लेटर्स चुनाकर मोहन को दे देता है। पर इन लेटर्स में भी अधिकतर सिर्फ इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, जिसे देखकर मोहन का दिमाग खराब हो जाता है और वो लेटर्स से भरे बॉक्स को जमीन पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही बॉक्स नीचे गिरता है, उसमें से एक नीले रंग का पेपर बाहर निकलता है। क्लार्क उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। क्लार्क का चेहरा बता रहा था इनके हाथ कुछ बड़ा लगा है। दरअसल ये एक बैंक की तरफ से आया हुआ पेपर था, जिसमें साफ दिख रहा था कि खान ने संधू और हरबख्श नाम के दो आदमियों को खूब सारे पैसे भेजे हुए हैं। ये दोनों तुरंत संधू और हरबख्श की पूरी कुंडली निकालते हैं, जिससे पता चलता है संधू भारत से भागा हुआ खालिस्तानी है और हरबख्श उसका बॉडीगार्ड है। दोनों समझ जाते हैं यही दोनों भारत में मौजूदा स्लीपर सेल नेटवर्क को संभाल रहे हैं, जिसके बाद ये दोनों तुरंत जिंदल को उस बिल्डिंग में मिलकर सारी बात बताते हैं, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा भी था। उस दौरान बिल्डिंग में इन दोनों की बात सुन के
जिंदल ने इनको कुछ समझाया भी था, और वो ये था कि इन्हें अब कैसे भी करके संधू और हरबख्श तक पहुंचने का रास्ता निकालना है। मोहन और क्लार्क दोनों अपने काम पर लग जाते हैं, पर जिंदल लगातार सोचते रहते हैं खान आखिर इतने पैसे ला कहां से रहा है। जिंदल को शक था कोई और जरूर है जो खान को फंडिंग कर रहा है, इसलिए वो अपने एक भरोसेमंद एसेट यानी सोफी को उस ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं, जो कितनी काबिल एजेंट थी कि उसने एक बार खुद जिंदल की जान बचाई थी। मार्च 1985 इधर सोफी यूरोप से लेकर अमेरिका तक अपने एसेट्स को काम पे लगाती है, और उधर मोहन और क्लार्क को एक अमरजीत नाम के आदमी का पता चलता है, जो हरबख्श का चचेरा भाई था। ये भारत में 4 लोगों की हत्या करके लंदन भाग आया था और यहाँ पर सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई हफ्तों से अमरजीत लंदन में इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काट रहा था। इस बार जब वो ऑफिस से निराश होकर बाहर निकल रहा होता है तो क्लार्क का उससे कंधा टकराता है। क्लार्क उसकी तरफ देखकर कहता है, काफी परेशान लग रहे हो, मैं यही काम करता हूँ, कोई मदद चाहिए तो बता देना। एक अंग्रेज से मदद की बात सुनकर अमरजीत से रहा नहीं गया। वो तुरंत कहता है, देखो ना, इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूं, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अमरजीत की बात सुन क्लार्क उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मेरा सीनियर इंडियन ओरिजिन का है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक कमरे में जाते हैं, जहां मोहन पहले से मौजूद होता है। और जैसे अमरजीत मोहन को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है, मोहन उसे बीच में टोकते हुए कहता है, हरबख्श के बारे में क्या जानता है। हरबख्श का नाम सुनकर अमरजीत के चेहरे का रंग एकदम से उतर जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अमरजीत कहता है, कौन हरबख्श। अमरजीत इसके आगे कुछ बोलता तभी क्लार्क अपनी बंदूक निकालकर उसके कंधे पर लगा देता है। उधर से मोहन कहता है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, सीधी तरह बता दे, वरना इंग्लैंड में तो नहीं लेकिन भगवान के पास रहने का इंतजाम अभी कर दूंगा। अमरजीत तोते की तरह हरबख्श के सारे काले चिट्ठे खोल देता है और यह भी बताता है कि अभी वो लंदन में ही है। मोहन और क्लार्क ये सारी जानकारी रॉ ऑफिसर जिंदल को देते हैं, जिसके बाद जिंदल एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल वो हरबख्श को मरवाने की जगह ये सारे सबूत लंदन पुलिस को दे देते हैं। लंदन पुलिस छापा मारती है लेकिन हरबख्श मिलता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही अमरजीत हरबख्श के बारे में मोहन और क्लार्क को बताता है, थोड़ी देर बाद उसे आईएसआई पकड़ लेती है और उसके परिवार को मारने की धमकी देकर रॉ को शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद आईएसआई हरबख्श को तुरंत पाकिस्तान भिजवा देती है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि बाजी पलट चुकी है और सारा खेल आईएसआई की तरफ मुड़ चुका है, पर आप जानते होंगे शेर ऐसे ही शिकार करते हैं, खास करके तब जब उसके शिकार को लगे कोई एकदम सेफ जगह पर है। क्योंकि हरबख्श के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद यह खबर आती है कि हरबख्श एक एक्सीडेंट में मारा गया है। कुछ दिन बाद सोफी का भी जिंदल के पास फोन आता है और वो कहती है, खान को फंडिंग देने वाले आदमी का पता चल गया है और उस आदमी तक पहुंचने के लिए एक मोहरा भी मिल गया है। इस फोन के बाद सोफी, जिंदल और वो मोहरा ये तीनों पेरिस में मिलते हैं। सोफी बताती है खान को फंडिंग एक सेठी नाम का इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन बिजनेसमैन कर रहा है। जिसके बाद सोफी उस मोहरे की तरफ देखती है और मोहरा बताता है, मेरा नाम हरप्रीत आहूजा है, मैं सेठी के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे कंपनी का बहुत सारा पैसा कुछ अननोन सोर्सेज को ट्रांसफर किया जा रहा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी तो मैंने इसकी जांच की और मुझे पता चला कि सेठी भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों से हाथ मिला चुका है। वो लोग उसको बदले में पाकिस्तान में काफी सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा रहे हैं। फिर आहूजा की बात सुनकर जिंदल उसे कहते हैं, तो तुमने क्या किया। आहूजा जवाब देता है, मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। फिर जिंदल उससे पूछते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम आज भी सेठी के साथ नहीं मिले हुए हो। इस पर वो जवाब देता है, मैंने बेशक तरक्की के लिए अमेरिका की नागरिकता अपना ली है, लेकिन आज भी मैं भारत की मिट्टी का हूं, मैं अपने देश के दुश्मनों के साथ काम नहीं करना चाहता। आहूजा की बात सुनकर जिंदल सोफी की तरफ देखते हैं और वो भी हाँ में सर हिलाती है। जिंदल हरप्रीत आहूजा को समझाते हैं, तुम्हें एक बार फिर से सेठी के पास जाकर काम करना होगा और इस बार तुम अकेले नहीं होगे बल्कि सोफी भी तुम्हारी पत्नी बनकर जाएंगी। मार्च 1986 सोफी और हरप्रीत आहूजा अमेरिका में सेठी के साथ रहकर उसके सारे काले कारनामों की लिस्ट निकालने लगते हैं। कुछ हफ्तों के बाद सोफी वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेठी की टेबल पर रखकर उसे कहती हैं, तुम खान के बारे में क्या जानते हो, अगर बहाना बनाया तो सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन्स को दे दूंगी। ये सुनकर सेठी डर जाता है और खान की हल्की फुल्की जानकारी देने लगता है। कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन अचानक सेठी कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं ये खबर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बॉस से शेयर करूंगा। सोफी ये बात जिंदल को बताती है, जिसके बाद ये सब ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। जिंदल से मिलते ही सेठी उन्हें एक सीडी देता है और कहता है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जिंदल जब उस सीडी के डेटा को खंगाल रहे होते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस सीडी में खान, आईएसआई और संधू के टेरर मॉड्यूल के पक्के सबूत थे। जिंदल ये सारे सबूत ब्रिटेन होम सेक्रेटरी तक पहुंचाते हैं और ये सबूत इतने मजबूत थे कि खालिस्तानियों को शरण देने वाले ब्रिटेन को इस बार एक्शन लेना ही पड़ता है।
ब्रिटेन तुरंत संधू को गिरफ्तार करवाता है, जिसके बाद भारत में मौजूद स्लीपर सेल्स और उनकी प्लानिंग एक्सपोज हो जाती है और भारत में हुई ढेर सारी गिरफ्तारियों के बाद खान का नेटवर्क चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जिंदल जानते थे कि बेशक नेटवर्क टूट गया है, लेकिन जब तक इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड को नहीं मारा जाएगा, वो कल फिर से ऐसा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकता है। मई 1987 लाहौर में गर्मियां शुरू हो चुकी थी और एक 50 साल की उम्र का आदमी रोज की तरह आज भी सूरज की पहली किरणों को देखने के लिए सैर पर निकला होता है। ये लाहौर की सुनसान सड़कों पर अभी थोड़ा ही चला था कि तभी सुबह की शांति एक मोटरसाइकिल की आवाज भंग कर देती है। यह आवाज इतनी तेज होती जाती है मानो जैसे मोटरसाइकिल इसकी तरफ आ रही हो। कुछ देर बाद यह आवाज अचानक बंद हो जाती है और इस आदमी के पीछे से एक आवाज आती है, जनाब किस्मत पर यकीन रखते हो? यह आवाज सुनकर वो आदमी कहता है, किस्मत कुछ नहीं होती, और हल्का सा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है। पर जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने सामने बंदूक तना हुआ पाता है। उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो जाती है और बगल में पड़े एक ठेले को गिराकर वो जोर से भागने लगता है। अब ये आदमी आगे आगे और ये मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे होता है। लाहौर की तंग गलियों में काफी देर तक चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बाद एकदम से मोटरसाइकिल वाला आदमी गायब हो जाता है। यह आदमी भी एक दीवार का सहारा लेकर लंबी सांस लेते हुए सोचता है, आज तो किस्मत से बच गया। पर तभी वो मोटरसाइकिल वाला आदमी फिर से इसके सामने आ जाता है और इस बार ये कोई हरकत कर पाता उससे पहले ही मोटरसाइकिल पर बंदूक पकड़ के बैठा आदमी कहता है, किस्मत कुछ नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बंदूक की 9 गोलियों को उसके शरीर में उतार देता है और जिस आदमी को गोलियों से भूना गया वो कोई और नहीं बल्कि आईएसआई का सबसे अमीर, लाडला और घमंडी गुर्गा अब्दुल खान था, जो पाकिस्तान और आईएसआई के घर में अपनी मौत को प्यारा हो जाता है। क्योंकि जिंदल समझ गए थे लंदन में खान को एलिमिनेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो उसके पाकिस्तान आने का इंतजार कर रहे थे और वो जैसे ही पाकिस्तान के आईएसआई के नए चीफ हामिद गुल से मिलने आता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उन असली धुरंधरों की जो ना तो कभी अखबारों में छपते हैं, ना ही कोई मेडल पहनते हैं, पर अपनी देशभक्ति से हमें और इस पूरे देश को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।